Hello everyone and welcome back to Commerce class. The topic which we are studying is microenvironment, जिसके इंटरनल फैक्टर्स को हम लोगों ने स्टडी किया था. आज हम लोग उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करेंगे. अगर थोड़ा सा रिविजन करें तो इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. नाउ इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें पहले समझना होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते कौन से, उसकी डेफिनेशन हम लोग ध्यान देते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ microenvironment refers to those individuals and groups or agencies with which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its functioning. Now हम यहाँ पे उन individuals या उन groups की बात कर रहे हैं जिससे business का direct और frequent contact होता है. Now ये business के अंदर exist नहीं करते हैं, just business के outer environment में exist करते हैं, लेकिन क्या है, business की इनसे direct dealing होती है और बहुत ही frequent contact होता है. यहाँ पे हम उन factors की बात करते हैं या उनकी बात कर रहे हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं. तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिसका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के, वो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि उनका बिजनेस से डायरेक्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट होता है. Now we are going to study the elements of external factors. जो पहला फैक्टर है वो होता है कस्टमर. ना कस्टमर वो इंसान है जो किसी भी कंपनी के गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है. ना कस्टमर एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स का जिसके बेसिस पे सारा बिजनेस डिपेंड करता है. बिजनेस एग्जिस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसका एग्जिस्टेंस, उसका प्रॉफिट डिपेंडेंट होता है कस्टमर्स के ऊपर. तो बिजनेस का एक यूजुअली ये कहा जा सकता है कि बिजनेस इसीलिए क्रिएट होता है ताकि वो कस्टमर्स को क्रिएट कर सके और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके. किसी भी बिजनेस के कई तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट की कस्टमर्स हो सकती है, अलग दूसरी कंपनीज हो सकती हैं. तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं. ना बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कस्टमर्स की हर एक नीड प्रेफरेंस को ध्यान में रख के उन्हें सेटिस्फाई करना है. अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात क्या होगी, वो किसी और कंपनी या किसी और फॉर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने लगेगा जो बिजनेस के नाम पे उसकी वर्किंग ऑफ फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगा. नाउ द सेकंड फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज कॉम्पिटिटर्स. नाउ कॉम्पिटिटर्स भी एक बिजनेस के दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें, सपोज करें आपकी कंपनी कोई भी टीवी सेट बनाती है, एग्जांपल ले सकते हैं आप, मान लीजिए सोनी टीवी कंपनी के मालिक हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट कंपटीशन क्या होगा, वीडियोकॉन, सैमसंग, सैमसंग या अदर जितनी भी कंपनीज हैं जो उसी सेम प्रोडक्ट रेंज में या सर्विसेज में डील करती है, वो क्या है, वो आपके लिए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं. सो ये पहला हो गया ना. इसमें आते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि सेम बिजनेस या सेम गुड्स या सर्विसेज में डील तो नहीं करते हैं, लेकिन वो उस डिस्क्रिशनरी इनकम के लिए फाइट करते हैं जो कि कंपनी, जो कि एक कस्टमर क्या कर सकता है, उन पे खर्च कर सकता है. अगर हम सिनेमा हॉल की बात करें तो एक उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू है. एक कोई भी कस्टमर सिनेमा हॉल का जो क्या जाएगा, वो जाएगा वहाँ मूवी देखने जाएगा, तो कुछ पैसे वो रिजर्व रखता होगा जो वो उसकी टिकट्स पे खर्च करेगा. लेकिन अगर वही पैसे वो सिनेमा हॉल में खर्च कर सकता है, अगर वो वही पैसे कहीं फेयर एग्जीबिशन में स्पेंड कर दे, तो फिर वो शायद सिनेमा हॉल नहीं जाएगा, वो दूसरा एंटरटेनमेंट का जरिया खोजेगा. तो ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होता है, क्योंकि कस्टमर्स के पास अगर मनी ही नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए, तो फिर वो कभी भी खर्चा नहीं करने वाला है. तो कॉम्पिटिटर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, लिबरलाइजेशन आया है, टैक्स कम हुए, नॉर्म्स हुए हैं, तो बहुत सारा फॉरेन कॉम्पिटिशन भी इंडियन कंपनीज को झेलना पड़ता है, जो कि उनकी वर्किंग और फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. Now, next factor is supplier. Now, supplier वो इंसान होता है जो कंपनी को रॉ मटेरियल या उसके बाकी कंपोनेंट्स कुछ बनाने में जो यूज होते हैं वो सप्लाई करता है. Now, supplier एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सप्लायर वो इंसान है जिसकी वजह से हम टाइमली प्रोडक्शन कर पाते हैं. सो सप्लायर का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है. सप्लायर एक ऐसे रिलायबल सोर्स होना चाहिए जो कि उसे कंटिन्यूस सप्लाई देता रहे, अनइंटरप्टेड ऑपरेशन हो, प्रोडक्शन कभी भी कंपनी का रुकना नहीं चाहिए. ना किसी भी कंपनी के लिए किसी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट रहना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है, सप्लायर के यहाँ पे कभी भी अनवांटेड स्ट्राइक हो जाए या मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाए. उसका उस सप्लायर के यहाँ की आई हुई डिफिकल्टी की वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हैम्पर होगा. सो एक बिजनेस को हमेशा सप्लायर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए,
क्योंकि उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट असर डाल सकता है। और सप्लायर ऐसा होना चाहिए जो आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई दे, बेटर क्वालिटी गुड्स दे, और क्या हो सकता है, और उसकी जो कैरिंग कॉस्ट हो, उसको आप तक आने की जो कॉस्ट पड़ती होगी वो आपको कम पड़े। कभी भी एक सप्लायर पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए, कई तरह के सब कई जोन या कई जगह से सप्लाई गुड्स की लेनी चाहिए, ताकि इन केस कभी भी कोई सप्लाई रुकती है तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कभी भी रुके। Now next external factor is marketing intermediaries. Now marketing intermediaries को हम मिडिलमैन बोलते हैं जनरल अगर सेंस में बात किया जाए तो। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज या मिडिलमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनका बिजनेस से क्या होता है, डायरेक्ट और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है, उनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं। तो जब भी हम मिडिलमैन की बात करते हैं तो हम रिटेलर और होलसेलर्स के बारे में बात करते हैं, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंपनी क्या कर सकती है, सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करती है और उसके बाद वो सप्लाई कर देती है होलसेलर्स को, जिनके थ्रू वो मार्केट में क्या जाता है, रिटेलर्स तक जाता है और अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक जाता है, उसकी सेल होती है, कंपनी से प्रॉफिट करती है। बट जब भी हम मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रिटेलर और होलसेलर नहीं होते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो फर्म्स मदद करती हैं, वेयर हाउसिंग फर्म्स जितनी होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पैकिंग हो गई, उसकी मार्केटिंग में जो एडवर्टीजमेंट में डील कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, उसकी सेल करने में मदद करती है। तो एक इंपॉर्टेंट रोल है इनका, हमें बहुत सोच समझ के अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है मिडिलमैन का, जिनके तो हम अपने गुड्स की सेल कर पाते हैं ना। किसी भी कंपनी का अगर जो मिडिलमैन का नेटवर्क है वो अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का बहुत आसान होगा, इंटरनेशनल ट्रेड के केस में देश से बाहर गुड्स भेजने में आसानी होगी। सो यहाँ पे ये इस एक्सटर्नल फैक्टर का ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कंपनी की सेल बढ़ती है और घटती है। Now the next factor is financiers. Financiers वो लोग होते हैं जो कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स की बात कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स की बात कर सकते हैं, बैंक्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जो बिजनेस को क्या करते हैं, पैसे लेंड आउट करते हैं, मनी देते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है ना। फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर बिजनेस के पास फाइनेंस नहीं है तो किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकता है। तो यहाँ पे फाइनेंसर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर वो रिस्क टेकिंग नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं करेगा। सो ऑब्वियस बात है, उसका असर ये होगा कि कंपनी को जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी की ज़रूरत होगी वो उसको कभी रेज नहीं कर पाएगी और कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके यहाँ से निकल जाएगी। सो फाइनेंशियल्स का एटीट्यूड जो जितने भी होंगे, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो बैंक हो, बैंक भी अगर बहुत सारे नॉर्म्स बना दे, आसानी से लोन ना दे बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस की वर्किंग और फंक्शनिंग को, ये लोग भी बहुत अफेक्ट करते हैं। Now the last external factor is public. Now public में वो सारे ग्रुप आते हैं जिसका कोई ना कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा कंपनी पे, या कोई ना कोई उनका इम्पैक्ट होता है। इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, मीडिया आती है, एनजीओज आते हैं, जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पे बिजनेस हो रहा है वो लोग आते हैं। ये इनका क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये बिजनेस की वर्किंग को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इफेक्ट करते हैं। मीडिया का रोल आप समझते हैं, कोई भी अगर कंपनी को लेके न्यूज़ अगर वो दिखाते हैं, चाहे वो उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो, जिसका पब्लिक तक मैसेज जा रहा होगा, तो वो पब्लिक की कंपनी की वर्किंग को इफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो अक्सर कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं या उनकी कंप्लेन करते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल हो, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है बिजनेस पे। कई सारे बिजनेस को इस वजह से बंद किया गया है। कुछ एनजीओज ने एक बहुत ही नामी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन की थी, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसी इंडियन हिली एरिया के जितने भी रॉक्स थे उन पे वॉल पेंटिंग करके अपना एडवर्टीजमेंट लिखा था, जो कि नेचर को हार्म कर रहे थे। सो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। हमेशा यहाँ बिजनेस को करना क्या चाहिए, उन्हें जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ वर्क करना चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि वो भी उसको सपोर्ट करते रहें। सो यहाँ पे ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली बिजनेस में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिजनेस से आउटर एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करते रहते हैं, और उनका कोई भी एक्शन क्या होता है वो बिजनेस के लिए उसकी वर्किंग को अफेक्ट करता है।